1 फरवरी 2026 ये तारीख याद कर लीजिए। इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करेंगी और पूरे देश की नजरें उन पर टिकी होंगी। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस पिटारे में क्या है। तो चलिए भारत के 2026 के केंद्रीय बजट को समझते हैं, एक्सप्लेनेट करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। ये बजट तय करेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी या फिर लड़खड़ाएगी। क्या इससे इंडस्ट्रीज को वो ज़रूरी बूस्ट मिलेगा? क्या हम जैसे आम लोगों को कोई राहत मिलेगी, या ये बस एक और साल होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये यूनियन बजट होता क्या है। हमारे संविधान का आर्टिकल 112 कहता है कि सरकार को हर साल संसद के सामने अपना हिसाब किताब रखना होगा। मतलब सरकार अगले साल कितना पैसा कहां से कमाएगी और उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी। ये एक तरह से देश का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे ही तो पता चलता है कि सरकार हमारी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल कैसे करने वाली है। इसे आप अपने घर के बजट की तरह ही सोचिए। बस फर्क इतना है कि ये बजट एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश के लिए है। ये एक बहुत बड़े शतरंज के खेल जैसा है, जहां सरकार को अपनी आमदनी, खर्च और बचत जैसे सभी मोहरों को बहुत सोच समझकर चलना होता है, ताकि देश को आगे ले जाया जा सके। एक गलत चाल भी बहुत भारी पड़ सकती है। आप जानते हैं, कोई भी बजट हवा में तो बनता नहीं है। किसी भी देश का बजट उसकी आर्थिक सेहत पर टिका होता है। तो भविष्य में झांकने से पहले हमें आज की हकीकत को समझना होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत कह सकते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो बजट से ठीक पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। सरकार इसे देश की अर्थव्यवस्था का एक निष्पक्ष और डेटा पर आधारित नजरिया बताती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वाकई पूरी सच्चाई दिखाता है, या ये सिर्फ एक अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश है। चलिए सीधे आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। तो सर्वे का सबसे बड़ा हेडलाइन नंबर है 6.8 से 7.2% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। सुनने में ये काफी प्रभावशाली लगता है ना? पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है, और क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है, या ये बस कुछ लोगों तक ही सीमित है। अब आते हैं एक और जरूरी नंबर पर, 4.4%। ये है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? आसान भाषा में ये सरकार का क्रेडिट कार्ड बिल है। सरकार जितना ज्यादा उधार लेती है, हम सबको मिलकर उतना ही ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। तो जब सरकार कहती है कि वो घाटा कम कर रही है, तो असल में वो हमारे पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये दिखाता है कि सरकार लगातार अपनी उधारी कम करने की कोशिश कर रही है, साल दर साल। इस ट्रेंड को बनाए रखने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सवाल यह है कि दुनिया भर की अनिश्चितताओं और घरेलू दबावों के बीच क्या सरकार इस रास्ते पर टिकी रह पाएगी? तो ठीक है, सरकार के पास एक प्लान तो है, पर क्या ये एक अच्छा प्लान है? क्या ये वाकई भारत की जो असली समस्याएं हैं उन्हें हल करेगा, या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिक्स है जो लंबे समय में शायद हालात को और बिगाड़ दे? तो चलिए सरकार की इस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सरकार के खर्च को मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रीवेक्स। इसे ऐसे सोचिए, केपेक्स मतलब भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे बनाना। ये एक ऐसा घर बनाने जैसा है जो सालों साल काम आएगा। दूसरी तरफ रीवेक्स है रोजमर्रा का खर्चा, सैलरी, सब्सिडी, ब्याज, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम होती जाती है। तो सरकार की रणनीति का जो कोर आइडिया है वो है एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन। मतलब खर्चा तो करना है, पर समझदारी से। फोकस है हाई क्वालिटी कैपेक्स पर, ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सके। अब सरकार सड़कों, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा दांव लगा रही है। उम्मीद है कि इससे ग्रोथ भी होगी और नौकरियां भी पैदा होंगी। लेकिन ये एक जोखिम भरा दांव भी है, और इसका नतीजा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है, कि इस बजट में हमारे आपके लिए क्या है? क्या इससे हमारी जिंदगी आसान होगी? चलिए देखते हैं। हर सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीदों की एक लिस्ट है। रेलवे चाहता है कि और तेज ट्रेनें आएं, डिफेंस इंडस्ट्री को और मॉडर्न हथियार चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अपनी मांगे हैं। अब देखना यह है कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं या किसी को निराश होना पड़ेगा। हेल्थ केयर से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर इंडस्ट्री सरकार की तरफ देख रही है। उन्हें टैक्स में छूट, सब्सिडी और बेहतर पॉलिसीज चाहिए।
जैसे मेट्रॉनिक इंडिया के मनदीप सिंह कुमार को उम्मीद है कि एडवांस्ड इलाज तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी। पर सवाल यह है कि क्या सरकार सबकी मांगें पूरी कर सकती है? और फिर बात आती है ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की। और जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है टैक्स। इसे देना किसी को पसंद नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह जरूरी है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार इस साल हमें कोई राहत देगी या फिर शिकंजा और कसने वाला है? तो टैक्स पेयर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं? लिस्ट थोड़ी लंबी है। लोग चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीजी में और छूट मिले, और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन मिलता है उसे भी बढ़ाया जाए। लेकिन क्या इन बदलावों से वाकई अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी? ये एक जटिल सवाल है। तो कुल मिला के सवाल यही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। क्या ये बजट इन वादों पर खरा उतरेगा? क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर एक और मौका जो हमने गंवा दिया? इसका जवाब तो 1 फरवरी को ही मिलेगा। पर एक बात तो साफ है, दांव पर बहुत कुछ लगा है।